Hello students, welcome back to the online class. This is the first part of the chapter, human reproduction. In this part, we are going to cover morula formation, blastola formation, implantation, gastrulation, placenta, parturition, and lastly lactation. Okay, so let's start. First of all, morula formation. In the previous video, we have discussed about the pre-fertilization process, and in this part, we are going to discuss about the post-fertilization process. In the post-fertilization process, the first step is morula formation. Okay, after when the female gamete is fused with the male gamete, the morula is being started. The morula formation gets started. The formation of morula takes place in fallopian tube, and the final stage of morula comes to uterus on third day from the fertilization. Okay, जैसे ही फ्यूजन हो जाता है गैमेट का, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट्स के साथ में, तो मोरूला फॉर्मेशन बिगिन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में. ये पूरा प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में होता है, और फैलोपियन ट्यूब से जिस दिन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसके थर्ड डे पे मोरूला कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है और यूट्रस में पहुंच जाता है. ओके, जो उसके स्टेप्स होते हैं वो एक ही बार में नहीं कन्वर्ट होता है, ये 3 डेज़ का प्रोसेस होता है. सबसे पहले आप देख सकते हैं कि द फिगर यू हैव सीन द फिगर नंबर ए में जो आपका एग है, इट हैज़ 3 लेयर्स: विटेलाइन मेम्ब्रेन, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा. एंड आफ्टर 24 आवर्स इसमें ये जो आपका एग जो था उसको फ्यूज़ ऑलरेडी हो चुका है. आफ्टर 24 आवर्स ये एग में इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इंटरनल पार्ट, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. एंड इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोमेयर कहते हैं. ये आपका एक सेल जो बनता है वो लार्ज सेल बनता है, दूसरा जो होता है वो स्मॉल सेल डेवलप होता है. ठीक है, तो इंटरनल जो साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं. एंड ये अनइक्वल डिवीजन होता है, एक पार्ट आपका लार्ज होता है, दूसरा पार्ट आपका स्मॉल होता है. ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोमेयर कहते हैं. डिवीजन जो होता है इसमें एनिमल पोल टू वेजाइटल पोल डिवीजन जाता है, और होलोब्लास्टिक टाइप का होता है, यानी साइटोप्लाज्म में जितना अंदर साइटोप्लाज्म भरा है वो पूरा का पूरा डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ये होलोब्लास्टिक टाइप की डिवीजन कहलाती है. ओके, आफ्टर 24, जैसे ही ब्लास्टोमेयर आपका फॉर्म होता है उसके 24 आवर्स के बाद में इसमें एक और जो लार्जर सेल होता है उसमें एक और डिवीजन होता है, और लार्जर सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, सो यू कैन सी ओवर हियर द लार्जर पार्ट ऑफ द सेल इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स. ओके, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स, उसी के कुछ मिनट बाद में आपका जो स्मॉलर सेल होता है वो भी डिवाइड होकर के 4 डॉटर सेल्स आपके बना लेते हैं. ठीक है, तो लार्जर सेल पहले डिवाइड होता है, उसके थोड़ी ही समय के बाद में स्मॉलर सेल डिवाइड हो जाता है. तो ये दोनों स्टेज जो होती हैं वो एक साथ होती हैं. आफ्टर दैट ये 4 सेल्स जो होते हैं वो अगेन डिवाइड होते हैं. देन इट क्रिएट्स 8, देन मोर देन 8 में डिवाइड होते हैं, देन 16 में डिवाइड होते हैं. जैसे ही ये सेल्स आपके 16 या 32 सेल्स बना लेते हैं, देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मोरूला. इसे हम क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं. ठीक है ना. मोरूला जो होता है ये आपका जैसे ही 16, यू कैन सी हियर 16 और 32, जैसे ही इस वेटिलाइन मेम्ब्रेन के अंदर में 16 और 32 या फिर 32 सेल्स फॉर्म होते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाता है, तो इस स्ट्रक्चर को अब हम मोरूला कहते हैं. ये स्ट्रक्चर जो होता है अगेन सर्टेन फैलोपियन ट्यूब से आते आते आपका यूट्रस तक पहुंच जाता है. ठीक है, इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज़ द फैलोपियन ट्यूब. ये आपका फैलोपियन ट्यूब होता है. दिस इज़ द यूट्रस, ये आपका यूट्रस पार्ट होता है. दिस इज़ द फैलोपियन ट्यूब, दिस इज़ द यूट्रस पार्ट. ठीक है, यहाँ पे आपकी ओवरी प्रेजेंट होती है. ओवरी से जैसे ही एग आपके फैलोपियन ट्यूब में आता है, स्पर्म के साथ में वो फ्यूज़ होता है. ठीक है ना. आफ्टर फ्यूजन ऑफ स्पर्म, ये जो आपका सेल है ये चेंज होता है पहले ब्लास्टोमियर में. ब्लास्टोमियर से ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ब्लास्टोमियर में चेंज होता है. ब्लास्टोमियर से ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, and then it becomes 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. then it will divide into 8 equal halves, and then it will divide into, जैसे ये 16 या 32 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, तो ये पहुँचते पहुँचते फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफ़र होते होते यूट्रस तक
पहुंच जाता है, ठीक है ना। यूट्रस में आके इस स्ट्रक्चर को हम मोरूला कहते हैं। मोरूला यानी 16 या 32 सेल स्ट्रक्चर अगर बन जाता है तो ये मोरूला कहलाता है आपका, ठीक है ना। बाहर की जो लेयर होती है, इसके बाहर जो आपकी कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा और विटेलाइन मेम्ब्रेन की लेयर जो होती है वो कम्प्लीटली वैसी ही होती है। अंदर का सिर्फ साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, अदरवाइज इसके बाहर के लेयर्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। So 16 or 32 cell structure is known as morula. Now morula will undergo a change called as compaction. morula में certain changes होंगे जिसे हम compaction कहते हैं, ठीक है ना। compaction का मतलब ये होता है कि morula में दो तरीके के cells फॉर्म होते हैं, कुछ cells small होते हैं, कुछ cells साइज़ में बिग होते हैं, ठीक है ना। तो जो बिगर सेल्स होते हैं साइज़ में, वो सारे के सारे सेंटर पे आकर के लोकेट हो जाएंगे, और जो स्मॉल सेल्स होंगे वो सारे के सारे कॉर्नर पे, यानी उसकी जो साइटोप्लाज्म की जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है उसके कॉर्नर पे जाकर के सारे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कॉम्पैक्शन। तो मोरूला में सर्टन कॉम्पैक्शन का चेंजेस होता है। यूट्रस में पहुँचते पहुँचते ये चेंज आप देख सकते हैं, जितने भी स्मॉल सेल्स हैं वो सारे के सारे विटेलाइन मेम्ब्रेन से कॉर्नर पे अरेंज हो गए हैं, और जितने भी बिगर सेल्स हैं सेंटर पे सारे बिगर सेल्स आपके अरेंज हो गए हैं। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोरूला, बट मोरूला के स्ट्रक्चर में सर्टेन चेंज, इस चेंज को हम कॉम्पैक्शन कहते हैं, और ये यूट्रस में आकर के प्लांट होने की कोशिश करता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मोरूला। मोरूला इस तरीके से फॉर्म होता है। सेल जो होता है वो डिवाइड होते हैं, जैसे 16 और 32 सेल साइटोप्लाज्म में डिवाइड, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जैसे 16 और 32 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मोरूला, ओके। द नेक्स्ट इज ब्लास्टुला फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो स्टेज होता है वो आपका ब्लास्टुला फॉर्मेशन का स्टेज होता है। ब्लास्टुला फॉर्मेशन में क्या होता है कि अब आपका जो सेल था वो आपका यूट्रस में आ गया। यूट्रस में आने के बाद में वो एंडोमेट्रियम वॉल, दिस इज़ योर यूट्रस। यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली फोल्डेड वॉल होती है। अब जो फैलोपियन ट्यूब से जो मोरूला आ रहा था वो क्या करेगा, वो आपके यूट्रस में इम्प्लांट होने की कोशिश करेगा, यानी एंडोमेट्रियम वॉल के में इम्प्लांट होने की कोशिश करता है, ठीक है ना। उस मोरूला को, जब मोरूला आपका एंडोमेट्रियम वॉल में प्लांट होता है तो सर्टेन उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज ब्लास्टुला। इसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स, द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम्स वेरी थिक एंड वैस्कुलर, ठीक है। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सीक्रेशन रेगुलर हो रहा है। अब एग आपका जो था वो फर्टाइल हो गया है, फ्यूज़ हो गया है गैमेट्स के साथ में, मेल गैमेट्स के साथ में, इसलिए जो एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो रेगुलर सीक्रेशन होता रहता है, ठीक है ना। जिसके कारण में आपका जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है, ब्लड वेसल्स उसमें काफ़ी ज़्यादा वैस्कुलर इन नेचर हो जाती है और ग्लैंडुलर हो जाती है, ठीक है ना। ऑन द थर्ड डे में जैसे ही यूट्रस में आपका मोरूला पहुंचता है, रीच होता है, रिसीव करता है यूट्रस मोरूला को, इट कम्स एंड एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम एंड स्टार्ट्स टू एनलार्ज। जैसे ही थर्ड डे पे एंडोमेट्रियम पे यूट्रस में आपका मोरूला पहुंचता है, वो एंडोमेट्रियम में अपने आप को एम्बेडेड करने की कोशिश करता है और अपनी साइज़ को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, स्टार्ट्स इट्स साइज टू एनलार्ज, ओके। दिस इज़ ड्यू टू द आउटर माइक्रोमियर्स। होता क्यों है, बाहर के जो मैंने आपको बताया था कि सेल्स में जो कॉम्पैक्शन के कारण में जितने छोटे सेल्स होते हैं वो आपके बाहर अरेंज हो जाते हैं और जितने बड़े सेल्स होते हैं वो आपके अंदर की तरफ में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो बाहर वाले छोटे सेल्स को हम कहेंगे माइक्रोमियर, दिस इज अ माइक्रोमियर, एंड जो अंदर बड़े सेल्स हैं दोज विल बी कॉल्ड एज मैक्रोमियर, उसे हम क्या कहेंगे, मैक्रोमियर कहेंगे, ठीक है ना। तो जो एनलार्जमेंट होती है इस मोरूला, ये मोरूला क्या होता है, जैसे एंडोमेट्रियम वॉल के में आकर के अपने आप को प्लेस करने की कोशिश करता है तो ये अपना साइज़ क्या करता है, बड़ा करने की कोशिश करता है, एनलार्ज करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। दिस इज क्यों होता है ये, ड्यू टू द माइक्रोमियर सेल्स। ये जो आपके माइक्रोमियर सेल्स होते हैं इनके कारण होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, दे स्टार्ट्स बिकमिंग फ्लैट। ये क्या करते हैं, ये सेल्स जो आपके अरेंज थे, सर्कुलर में थे, वो क्या करेंगे, अब फ्लैट होने की कोशिश करेंगे। अब जब ये सेल्स आपके फ्लैट होंगे तो नाउ द वॉल ऑफ वॉल ऑफ द एग विल बिकम लार्ज। क्या हो जाएगा, वो अपनी साइज को क्या करेगा, लार्ज करने की कोशिश करेगा, ठीक है।
सो नाउ जैसे ही माइक्रोमियर्स आपके फ्लैट, अब ये माइक्रोमियर में क्या चेंज होगा, जो आपके माइक्रोमियर सेल्स थे वो आपके क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। एंड नाउ दीज माइक्रोमियर सेल्स विल बी कॉल्ड एज ट्रोपोब्लास्ट। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रोपोब्लास्ट कहेंगे, ठीक है। तो माइक्रोमियर सेल्स क्या हो गए, चेंज होकर के फ्लैट होने के बाद में चेंज हो जाएगा इसका नाम, और ये कहलाएगा आपका ट्रोपोब्लास्ट कहलाएगा। ओके, जो इनर सेल्स हैं, द इनर सेल्स विल कम टू वन एंड ऑफ द सेल, दिस इज बिकॉज एंडोमेट्रियम लाइन लूजन अप एंड ट्रोपोब्लास्ट लेयर सीक्रेट सम एंजाइम्स, ठीक है। अब जो इनर वाले सेल्स हैं, जो इनर जो बड़े वाले सेल्स थे जिन्हें हम मैक्रोमियर कह रहे थे, वो क्या करेंगे, वो एक साइड में आकर के, यानी सेल के एक साइड में आकर के पूरे के पूरे एक साथ अरेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम इन अरेंजमेंट को, इसे अब हम कहेंगे एम्ब्रियोनल नॉब। मैक्रोमियर जो थे वो आपके सेल के एक साइड में सारे के सारे एक साथ एक आकर के क्लस्टर हो जाएंगे, एक साथ आकर के झुंड में इकट्ठे हो जाएंगे, एंड दिस विल बी नोन एज एम्ब्रियोनल नॉब। अब हम इसे क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनल नॉब कहेंगे, ठीक है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है वो सर्टेन एंजाइम सीक्रेट करती है, और ट्रोपोब्लास्ट भी क्या करता है, ट्रोपोब्लास्ट जो लेयर है वो भी सर्टेन एंजाइम सीक्रेट करता है। ये दोनों एंजाइम्स क्या करते हैं, सेल जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने लगता है, ठीक है ना। अब जब इसके अंदर में एंजाइम्स जो लिक्विड फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे, इसके अंदर एंटर करने लग जाएंगे, तो उस एंजाइम के लिए, उस फ्लूइड के लिए वहाँ पे जगह बनाने की ज़रूरत होगी, जिसके कारण में आपके जो अंदर वाले सेल्स हैं वो एक जगह जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं, और अंदर में वो एंजाइम जो होता है फ्लूइड के फॉर्म में भरने लगता है, वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो उसके अंदर में एब्जॉर्ब होने लगते हैं, भरने लगते हैं, एंड दैट कैविटी, दैट फ्लूइड विल बी नोन एज ब्लास्टोसील। उस कैविटी को, जो कैविटी फॉर्म हो रही है उस फ्लूइड में भरने से, दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। उसे हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील कहेंगे, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम वॉल्स के थ्रू और ट्रोपोब्लास्ट लेयर्स, क्योंकि कुछ ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो थी वो भी कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगी, एंडोमेट्रियम वॉल भी कुछ प्रोटीन सीक्रेट करेंगे, विच विल बी एब्जॉर्ब बाय द ट्रोपोब्लास्ट लेयर। वो क्या कहेगा, ट्रोपोब्लास्ट लेयर उसको एब्जॉर्ब करेगा, ड्यू टू विच अंदर की तरफ में एक स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी फॉर दैट फ्लूइड, सो अ कैविटी इज जनरेटेड, वहाँ पे एक कैविटी जनरेट होती है, खाली स्पेस जनरेट होता है, एंड दैट स्पेस, सो और वो क्या करता है, वो साइज़ को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। वो सेल के साइज़ को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, एंड मैक्रोमियर्स जो होते हैं वो एक जगह पे क्लस्टर हो जाते हैं इसके कारण में, ठीक है। एंड दिस कैविटी विल बी कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। इसे हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही आपके सारे के सारे सेल्स एक जगह पे आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, तो जितने आपके मैक्रोमियर्स हैं वो आपके ट्रोपोब्लास्ट से जितने पॉइंट में आकर के एक दूसरे के साथ में टच में आ रहे हैं, जोना पेल्यूसिडा आपके टच में आ रहे हैं, उसमें क्या होगा, आपका वो पोर्शन आपका राउबर्स सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राउबर्स सेल। आई विल शो यू, सी जितने भी आपके, दिस इज़ द योर सेल, दिस इज़ द ट्रोपोब्लास्ट लेयर, ये आपकी फ्लैट हो चुकी है, ठीक है। ये लेयर आपकी क्या हो गई है, फ्लैट हो गई है। अंदर वाले अब क्या है, यहाँ एंडोमेट्रियम वॉल क्या कर रही है, सर्टेन एंजाइम्स प्रोटीन सीक्रेट कर रही है, ये ट्रोपोब्लास्ट लेयर भी सर्टेन एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो भी एंजाइम्स, जो भी प्रोटीन्स है, इसे भी ट्रोपोब्लास्ट लेयर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अंदर के जो आपके बड़े वाले लार्ज सेल्स थे, माइक्रोमेयर्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो जाकर के एक जगह इकट्ठे हो गए, क्योंकि इस फ्लूइड के लिए इन्हें जगह बनानी थी, ठीक है ना। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। अब क्योंकि ये एक जगह पे जाकर के इकट्ठे हो गए, तो दिस साइट विल बी कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल नॉब। इसे हम एम्ब्रियोनल नॉब कहेंगे। और जितने पार्ट में ये एम्ब्रियोनल नॉब वाले, ये जो मैक्रोमियर्स है, जितने पार्ट में ट्रोपोब्लास्ट से टच में आ रहे हैं, इतने सेल्स को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, राउबर्स सेल्स, RAUBERS, राउबर्स सेल कहेंगे, ठीक है ना। तो सेल्स की वो लेयर जो कि ट्रोपोब्लास्ट के सेल्स से, ट्रोपोब्लास्ट के लेयर से टच में आ रहे हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहेंगे, राउबर्स सेल कहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो एम्ब्रियोनल नॉब जो बन रहा है, उसमें जितने भी सेल्स आपके ट्रोपोब्लास्ट से टच में आ रहे हैं, सिर्फ इतने पोर्शन के सेल्स को हम क्या कहेंगे, राउबर्स सेल कहेंगे, ठीक है ना। अब ये इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस होता है, यानी ये जो आपका साइज़ में ये इंक्रीज़ हो रहा है, क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर में फ्लूइड भर रहा है, फ्लूइड उसको क्या कर रहा है, साइज़ में इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ तक आते आते आपकी ज़ोना पेल्यूसिडा की लेयर, आपको मैंने बताया कि एग में 2 लेयर होती हैं, एक तो 3 लेयर होती हैं, एक खुद की होती है जिसे हम विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके बाहर ज़ोना पेल्यूसिडा होता है, और सबसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, जो कि फॉलिकुलर सेल्स की होती है, ठीक है ना। कोरोना रेडिएटा जो होती है, जैसे ही मरूला का फॉर्मेशन होता है और मरूला आपका ब्लास्टुला में मरूला का जैसे फॉर्मेशन होता है, वैसे ही यूट्रस में जैसे ही मरूला आता है और एंडोमेट्रियम वॉल में अपने आप को एम्बेडेड करने की कोशिश करता है, तो कोरोना रेडिएटा जो लेयर होती है वो लॉस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और ब्लास्टुला फॉर्म होते होते, जैसे ही ब्लास्टुला फॉर्म होने लगता है, जब ब्लास्टुला फॉर्म हो जाता है, वैसे ही ज़ोना पेल्यूसिडा की लेयर भी आपकी डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। तो अब सिर्फ एग के पास में उसकी खुद की एक अपनी खुद की लेयर बची है, वो है विटेलाइन मेम्ब्रेन, सिर्फ विटेलाइन मेम्ब्रेन उसके पास बचती है। बाकी फर्स्ट लेयर जो कोरोना रेडिएटा है वो मोरूला फॉर्मेशन के एंड में ख़त्म हो जाती है, और जो सेकेंड लेयर है ज़ोना पेल्यूसिडा वो ब्लास्टोसिस जैसे फॉर्म होता है, वैसे उसके एंड में वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अब उसके पास में सिर्फ एक लेयर बच रही है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। राउबर सेल्स बन चुके हैं, राउबर सेल्स वही सेल्स हैं जो कि आपके ट्रोपोब्लास्ट की लेयर से कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है ना। इतने होते होते ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होते होते आपका 6th या 7th डे जो हो जाता 7th डे हो जाता है जेस्टेशन पीरियड का, ठीक है। 7th डे में आपका ब्लास्टुला फॉर्म हो जाता है और इम्प्लांटेशन जो हो जाता है वो स्टार्ट हो जाता है, ओके। होप दिस इज़ क्लियर टू यू। द नेक्स्ट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन यानी जनरली जो अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो यानी ब्लास्टुला जो फॉर्म हुआ है उसके अटैचमेंट को एंडोमेट्रियम के वॉल से उसके अटैचमेंट को हम कहते के प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो जो ब्लास्टुला हमने पिछले स्लाइड में जो देखा, जो ब्लास्टुला फॉर्म हुआ है वो जब आपके एंडोमेट्रियम वॉल से टच में आ जाएगा, उसमें एम्बेडेड हो जाएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज implantation which takes place generally 6th to 10th day after fertilization. fertilization के 6th to 10th day में होता है, but mostly it happens on 7th day. mostly क्या होता है 7th day में होता है. If we talk about its mechanism, अगर हम इसके mechanism की बात करें तो you can see over here the diagram is given over here. डायग्राम, दिस इज़ द एंडोमेट्रियम वॉल. एंडोमेट्रियम वॉल में आपका जो ये सेल था वो पूरी तरीके से एम्बेडेड हो चुका है, उसमें टच में आ चुका है. इसके चारों तरफ में ट्रोपोब्लास्ट की लेयर है, अंदर की तरफ में एक कैविटी फॉर्म हुई जिसे हम ब्लास्टोसील कह रहे हैं. दीज सेल्स आर कॉल्ड एज दीज सेल्स जो एक जगह क्लस्टर हो गए तो इसे हम एम्ब्रॉयनल नॉब कहते हैं. और जो आगे में सेल्स जो आपकी आगे के सेल्स देख रहे हैं जो कि ट्रोपोब्लास्ट से टच में है, दीज आर कॉल्ड एज राउबर सेल्स. इन्हें हम क्या कहते हैं, राउबर्स सेल्स कहते हैं, ठीक है ना. तो इसमें क्या होता है, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट आपका अटैच होता है वॉल से, एंडोमेट्रियम के वॉल से, तो इट शोज अ लोकल स्ट्रोमल ओडीमा, ठीक है. एक स्ट्रोमल ओडीमा शो होती है इन द अपर्स द वॉल विच अपीयर्स इन द वॉल में अपीयर होने लगती है. एडीमा मतलब एक स्वेलिंग, एडीमा क्या कहते हैं हम, स्वेलिंग को कहते हैं, ठीक है. तो क्या होता है, एक स्वेलिंग स्वेलअप होने लगता है, वॉल जो होता है वो अपीयर होने लगती है वॉल में. वॉल जो होती है वो क्या होती है, स्वेल्ड अप होने लगती है, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ डेसिडुअल सेल रिएक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोटिस. दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ डेसिडुअल सेल रिएक्शन. डेसिडुअल सेल रिएक्शन का फर्स्ट साइन होता है यूटेराइन वॉल में ओडीमा का अपीयर होना, यानी स्वेलिंग आना, ठीक है ना. होता क्या है इसमें, आपके जो एंडोमेट्रियम वॉल के बाहर वाली जो वॉल होती है जिसे हम कहते हैं, जो सेकेंड वॉल होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपका मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम में सर्टेन फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं, सर्टेन फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. ये फिब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को एब्जॉर्ब करके साइज में बड़े हो जाते हैं. क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को एब्जॉर्ब करके साइज में बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना. So this is the first change happens in the decidual cell reaction में certain, इसमें क्या होता है, certain changes होते हैं. जो changes first changes होता है वो मैंने आपको बताया कि आपके जो एंडोमेट्रियम वॉल के बाहर वाली जो वॉल होती है जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, उसमें certain फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. बहुत छोटे छोटे फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि साइज में इंक्रीज होते हैं. और क्यों इंक्रीज होते हैं, क्योंकि वो ग्लाइकोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. तो ग्लाइकोजन एब्जॉर्ब करने के बाद में वो फिब्रोब्लास्ट साइज में इंक्रीज कर जाते हैं. These fibroblasts increase in their size and इनके कारण में क्या होती है, वॉल में swelling ओडीमा जो होती है वो डेवलप होने लगती है. ओके, सो इन एंडोमेट्रियम वॉल fibroblasts are found which gets loaded with glycogen and becomes larger. ओके, सेकेंड चेंज जो होता है डेसिडुअल सेल रिएक्शन में,
दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम इंक्रीजेज। जो आपकी एंडोमेट्रियम की वॉल होती है वो साइज़ में बड़ी होने लगती है। क्यों? क्योंकि फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो साइज़ में इंक्रीज करने लगते हैं। ठीक है। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज हैपन्स, ट्रोपोब्लास्ट विल चेंज टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज क्रोनियक विलाई। ठीक है। अब क्या होगा आपका, ये देखिए आप यहाँ पे चेंजेस देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। दीज आर द चेंजेस। ये आपकी जो ट्रोपोब्लास्ट, आगे वाली जो ट्रोपोब्लास्ट की लेयर थी, आई विल शो यू, लेट मी क्लियर फर्स्ट। या ये जो आगे वाली ट्रोपोब्लास्ट की लेयर थी ये क्या हो जाएगी, ये सर्टेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में चेंज होने लग जाएगी एंड दिस नाउ विल बी कॉल्ड एज क्रोनियक विलाई। इसे हम क्या कहेंगे, क्रोनियक विलाई कहेंगे। ये क्या कहेंगे, सर्टेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एंडोमेट्रियम वॉल में अपने आप को क्या करेंगे, एम्बेडेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो द ट्रोपोब्लास्ट layer will change to finger like projections called as chroniac villi, due to which endometrium get disrupted and chroniac villi keep growing so that it can touch the maternal blood। ठीक है। आपका जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो क्या हो जाएगा, डिस्टरप्ट हो जाएगा, ब्रेक होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्रोनियक विलाई क्या करेंगी, वो उसके अंदर में अपने आप को एम्बेडेड करने की कोशिश करेंगी। तब तक बढ़ेंगी, तब तक साइज में इंक्रीज करेंगी जब तक वो मैटरनल ब्लड को टच नहीं कर लेती। क्योंकि मैटरनल ब्लड को टच करना ज़रूरी है, क्योंकि मैटरनल ब्लड से उन्हें क्या करना है, रॉ मटेरियल्स, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है ना, किसके लिए, फीटस के लिए। ओके। तो तब तक क्रोनियक विलाई साइज में इंक्रीज करती जाएंगी, उसके एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर में घुसती जाएंगी जब तक वो मैटरनल ब्लड को टच नहीं कर लेती। ओके। नाउ द ब्लास्टोसिस विल कंप्लीटली कवर द एंडोमेट्रियम वॉल कॉल्ड एज इंटरेस्टियल टाइप। ओके। नाउ क्या करेगा, जो ब्लास्टोसील डेवलप हो रहा है, जो आपका ब्लास्टोसील था वो क्या करेगा, पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर में घुस जाएगा। जो आपका ये ब्लास्टोसील है इसे क्या करेगा, पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम के वॉल के अंदर में ये अब कवर हो जाएगा एंड नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज इंटरेस्टियल टाइप। इसे हम क्या कहेंगे, इंटरेस्टियल टाइप ऑफ ब्लास्टोसील कहेंगे। ओके, क्लियर। इसके बाद क्या होगा, अब सर्टेन आपके जर्म लेयर्स फॉर्म होने शुरू करेंगे। तो ये जो आपकी क्रोनियक विलाई है आगे चल करके एज अ प्लेसेंटा वर्क करेगा। ओके, विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। आई होप दिस इम्प्लांटेशन इज क्लियर। इम्प्लांट हो गया पूरी तरीके से, उसकी पकड़ बन चुकी है पूरी तरीके से, मैटरनल ब्लड को वो टच कर चुका है, एंडोमेट्रियम वॉल में पूरी तरीके से वो एम्बेडेड हो गया है, अपनी पकड़ बना लिया है, किससे, क्रोनियक विलाई के थ्रू। ओके, द नेक्स्ट इज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस क्या होता है, द 3 जर्म लेयर्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। ठीक है ना। द 3 जर्म लेयर्स फॉर्म्ड विच विल फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स। ये जो 3 जर्म लेयर्स होती हैं वो हमारे बॉडी के कई सारे डिफरेंट ऑर्गन्स को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ठीक है। सो वी हैव सीन द सेल ऑफ एम्ब्रॉयनिक नॉब विच, क्या हमने देखा था कि इससे पहले कि क्रोनियक विलाई फॉर्म हो चुकी थी। अब जो आपके एम्ब्रॉयनिक नॉब में जो सेल्स प्रेजेंट थे, नाउ दे विल बिकम फ्लैट एंड फॉर्म द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। जितने ये आपका सेल था, आपने देखा था कि दिस वाज द सेल। यहाँ पे आपके ट्रोपोब्लास्ट की लेयर थी। ओके, एंड दीज आर द एम्ब्रॉयनिक नॉब। ये आपके एम्ब्रॉयनिक नॉब, यहाँ पे सारे सेल्स यहाँ पे क्लस्टर थे, एक साथ में एम्ब्रॉयनिक नॉब थे। तो ये जो एम्ब्रॉयनिक नॉब है, ये सेल्स क्या कर जाएंगे, अब फ्लैट होने स्टार्ट कर जाएंगे। सेल्स क्या करेंगे, अब फ्लैट होने लग जाएंगे। ठीक है ना। और जो राउबर सेल्स थे वो क्या हो जाएंगे, वो डीजेनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। जो राउबर सेल्स क्या थे, आगे की तरफ में जो ट्रोपोब्लास्ट से टच कर रहे थे। ठीक है। तो इसमें चेंजेस क्या होगा, दिस वॉज द स्ट्रक्चर। ये आपका स्ट्रक्चर है, बाहर की वाली लेयर ट्रोपोब्लास्ट है, एम्ब्रॉयनल नॉब है, और ऊपर जो आपका टच कर रहा है ट्रोपोब्लास्ट लेयर से, उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम राउबर सेल्स कह रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, अब इसमें राउबर सेल्स आपके डीजेनरेट होने लग जाएंगे, और जो एम्ब्रॉयनल नॉब के सेल्स थे वो क्या हो जाएंगे, वो फ्लैट होने लग जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आपके फ्लैट स्ट्रक्चर जो होगी वो उनके क्या हो जाएंगे, वो सेल्स आपके फ्लैट हो जाएंगे। राउबर सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट था वो आपका डीजेनरेट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक गैप डेवलप होने लग जाती है। यानी ये जो ट्रोपोब्लास्ट वाली जो लेयर है उसके और एम्ब्रॉयनल नॉब के बीच में क्या हो जाएगी, एक गैप डेवलप हो जाएगी। ठीक है ना। आफ्टर दैट क्या होगा, नाउ राउबर सेल्स विल कंप्लीटली डीजेनरेट। राउबर सेल्स पूरी तरीके से डीजेनरेट हो जाएंगे एंड द एम्ब्रॉयनिक नॉब
कम्स फर्दर इन प्लेस ऑफ राउबर सेल्स। अब जो एम्ब्रॉयनिक नॉब थे, जो नीचे वाली सेल्स थे, वो राउबर सेल्स की जगह पे आ जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, द नॉब आर गोइंग टू डिवाइड। अब क्या करेंगे, ये नॉब्स जो आगे वाले जो एम्ब्रॉयनल नॉब थे वो डिवाइड होंगे और दो तरीके के सेल्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जो नीचे वाले सेल्स थे वो राउबर सेल्स की जगह पे आप ले लिए हैं। अब वो क्या करेंगे, वो डिवाइड करेंगे एंड आफ्टर डिवीजन इट विल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ सेल्स। जो ऊपर वाले सेल्स फॉर्म होंगे दे आर कॉल्ड एज एपीब्लास्ट, उन्हें हम क्या कहेंगे, एपीब्लास्ट कहेंगे, और वो साइज में लार्ज और कॉलमनर होंगे। ठीक है ना, इसके बाद क्या होगा, आपके राउबर सेल्स पूरी तरीके से डीजेनरेट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। ये आपका ट्रोपोब्लास्ट है। एम्ब्रॉयनल सेल्स जो हैं वो आपके ऊपर की तरफ में आ गए, शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ में आ गए, शिफ्ट हो गए, और ये क्या हो गए, अब फ्लैट थे और दो पार्ट में डिवाइड हो गए। कुछ लार्ज सेल्स बनते हैं, कुछ छोटे सेल्स बनते हैं। जितने लार्ज सेल्स हैं इन्हें हम एपीब्लास्ट कहते हैं, और जो छोटे सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं होलोब्लास्ट। इन्हें हम क्या कहते हैं, सॉरी हाइपोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है ना, जो एपीब्लास्ट हैं वो साइज में लार्ज रहेंगे और कॉलमनर टाइप के रहेंगे, और जो नीचे हाइपोब्लास्ट हैं वो साइज में क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे और क्यूबॉइडल इन शेप रहेंगे। ठीक है ना, एपीब्लास्ट क्या करेगा, एपीब्लास्ट विल फॉर्म द कंप्लीट एम्ब्रियो एंड हाइपोब्लास्ट विल नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एपीब्लास्ट का हमारा वर्क है, एपीब्लास्ट हमारा क्या करेगा, वो आपका एम्ब्रियो को डेवलप करने में, उसके ऑर्गन्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा, और हाइपोब्लास्ट जो है वो फॉर्मेशन में कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई उसका पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। दे आर जस्ट लाइक, ये सिर्फ सेल्स अपने ऐसे ही बने रहेंगे। ठीक है ना, सो अगेन आई रिपीट, राउबर सेल्स जैसे डीजेनरेट होते हैं तो एम्ब्रॉयनल नॉब के सेल्स उसके प्लेस में आ जाते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जो ऊपर वाले बड़े सेल्स बनते हैं उन्हें हम एपीब्लास्ट कहते हैं, और जो छोटे स्मॉल सेल्स बनते हैं उन्हें हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, एपीब्लास्ट क्या करेगा, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, 3 जर्म लेयर्स फॉर्म करेगा, और जो आपके हाइपोब्लास्ट होते हैं उनका कोई फंक्शन नहीं रहेगा, वो क्या करेंगे, वो थोड़ी वैसे ही सेल आपके वहाँ पे रहेंगे। ठीक है ना, सो सबसे पहले अब फॉर्मेशन होगा आपका एंडोडर्म का। जो फर्स्ट लेयर फॉर्म होगी वो क्या होगी, आपकी एंडोडर्म होगी। एंडोडर्म जो होता है वो आपके पूरे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, गट पोर्शन जो होता है, उसको बनाने में हेल्प करता है। तो जितनी एलिमेंट्री कैनाल है वो किसके थ्रू बनेगी, एंडोडर्म के थ्रू। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होगा इसका, जस्ट लेट मी क्लियर फर्स्ट। ओके, फॉर्मेशन कैसे होगा, अब आपने देखा कि आपका जो सेल्स थे एम्ब्रॉयनल नॉब वाले वो दो पार्ट में डिवाइड होके एपीब्लास्ट हमको मिल गया। ठीक है ना, नाउ एपीब्लास्ट जो होगा, एपीब्लास्ट जो लेयर होगी, नाउ द सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट विल अगेन गोज फॉर अ डिवीजन। ये जो आपके एपीब्लास्ट वाले सेल्स थे ये क्या करेंगे, फिर से इनमें क्या होगा, फिर से एक डिवीजन होगा, एंड ड्यू टू दिस सम स्मॉल सेल्स विल अगेन फॉर्म विच विल डिटैच टू सेपरेट फ्रॉम द एपीब्लास्ट। वो क्या करेंगे, एपीब्लास्ट से सेपरेट होकर के एंड फर्दर डिवीजन होगी उसमें, एंड अ कंप्लीट लेयर पूरी इसमें क्या होगा, जैसे कि आपका दिस इज द सेल, यहाँ पे आपकी ट्रोपोब्लास्ट की लेयर थी, यहाँ पे आपकी एपीब्लास्ट प्रेजेंट थे, ये और नीचे में हाइपोब्लास्ट प्रेजेंट। ठीक है ना, एपीब्लास्ट में सर्टेन ये फिर एक डिवीजन होगा, इसमें फिर से एक और डिवीजन होगा, जिसके कारण में कुछ स्मॉल सेल्स फिर से डेवलप होंगे, इनमें डिवीजन होगा, कुछ और स्मॉल सेल्स डेवलप होंगे। ये स्मॉल सेल्स क्या करेंगे, एपीब्लास्ट से अलग होकर के आपस में फिर से डिवाइड करते हुए पूरे ट्रोपोब्लास्ट की लेयर के साथ साथ चलते हुए क्या करेंगे, एक कंप्लीट राउंड स्ट्रक्चर, एक अपनी खुद की एक लेयर जो होगी वो डेवलप कर लेंगे। सो दिस बाहर की तरफ में ये ट्रोपोब्लास्ट लेयर थी, दिस इज एपीब्लास्ट, नीचे की तरफ में ये हाइपोब्लास्ट था। एपीब्लास्ट में एक और डिवीजन हुआ जिसके कारण में क्या हो गए, कुछ नए सेल्स बने। ये नए सेल्स एपीब्लास्ट से अलग होकर के अपनी एक खुद की लेयर फॉर्म करेंगे और इनमें डिवीजन होता रहेगा। डिवीजन हो करके ये पूरे आपके ट्रोपोब्लास्ट के साथ साथ होते हुए एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में एक नई लेयर फॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड दिस लेयर इज नोन एज एंडोडर्म। इसे हम क्या कहेंगे, एंडोडर्म कहेंगे। ठीक है, आई रिपीट अगेन, जो सेल्स आपके एपीब्लास्ट में थे दे विल अगेन गोज फॉर अ डिवीजन ड्यू टू विच सम स्मॉल सेल्स विल अगेन फॉर्म विच विल डिटैच और सेपरेट फ्रॉम द एपीब्लास्ट and by further division among themselves form a complete layer in the egg along with the tropoblast layer. This is known as endoderm. इस जो नई लेयर बन रही है उसे हम क्या कहेंगे,
एंडोडर्म कहेंगे, ठीक है। सो नाउ एंडोडर्म की लेयर आपकी फॉर्म हो गई विच विल गिव राइज टू एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या करेगी, आपकी एलिमेंट्री कैनाल को बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो अपर लेयर ऑफ एंडोडर्म विल गिव राइज टू एलिमेंट्री कैनाल। जो लेयर, जो ऊपर वाली लेयर है एंडोडर्म की, जो नई पूरी फॉर्म हुई है एंडोडर्म की, जो ऊपर वाली लेयर है ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल बनाएगी। और जो लोअर वाली लेयर है इट विल फॉर्म अ यॉर्क सैक, जो कि यॉर्क सैक बनाने में हेल्प करेगी, जो कि ह्यूमन्स में या एप्स में ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती, पर एट द टाइम ऑफ बर्ड्स के लिए या फ्रॉग्स के लिए जो कि एग ले करते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म इज फिनिश्ड। नाउ सेकेंड लेयर जो होगी, इसके बाद आपकी सेकेंड लेयर फॉर्म होगी मीजोडर्म की, ठीक है ना। मीजोडर्म क्या करता है, एम्ब्रॉयनिक नॉब में, अब आपके जो एंडोडर्म वो फॉर्म हो गया है। नाउ द सेकेंड लेयर ऑफ मीजोडर्म विल बी फॉर्म। नाउ हियर द ट्रोपोब्लास्ट लेयर है, ये आपकी ट्रोपोब्लास्ट लेयर है, ये आपके एम्ब्रॉयनल सेल्स हैं, दिस आर द ट्रोपोब्लास्ट लेयर, ये आपके एम्ब्रॉयनल सेल्स हैं। एक और लेयर फॉर्म हो गई है एंडोडर्म की, ठीक है, एंडोडर्म फॉर्म हो गई है। एंडोडर्म, अब जहाँ पे आपका ये एम्ब्रॉयनल सेल्स प्रेजेंट है, इसके एक साइड को हम कहते हैं काउडल एंड और दूसरे साइड को हम कहते हैं सिफेलिक एंड, ठीक है। तो इस साइड को हम सिफेलिक एंड कहते हैं, CEPHALIC, सिफेलिक एंड कहते हैं, और इस साइड को हम कहते हैं काउडल एंड, इसे हम क्या कहते हैं, काउडल एंड कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस जगह पे जो सेल्स फ्रॉम काउडल एंड, जहाँ पे एम्ब्रॉयनल काउडल एंड है, वहाँ के सेल्स क्या करेंगे, दे स्टार्ट डिवाइडिंग, क्या करेंगे, वो फिर से डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक लेयर ऑलरेडी हमारी फॉर्म हो गई है, दैट इज एंडोडर्म। अब जो ऊपर की तरफ में जहाँ पे एम्ब्रॉयनल नॉब प्रेजेंट है, उसके एक तरफ के पार्ट को हम कहते हैं सिफेलिक एंड और दूसरे पार्ट को हम काउडल एंड कहते हैं। तो जहाँ पे काउडल एंड है वहाँ के सेल्स क्या करेंगे, फिर से डिवाइड होंगे एंड फॉर्म सम स्मॉल सेल मास लाइक स्ट्रक्चर। क्या करेंगे, छोटे छोटे मास लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये जो सेल है, ये जो काउडल एंड है, तो यहाँ पे एम्ब्रॉयनल नॉब प्रेजेंट थे, यहाँ के सेल्स क्या करेंगे, छोटे फिर से डिवाइड होंगे, छोटे छोटे क्लस्टर मास के जैसे स्ट्रक्चर्स डेवलप करना शुरू करेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मीजोडर्म, इसे हम क्या कहेंगे, मीजोडर्म। यू कैन सी ओवर, ये इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एम्ब्रॉयनल नॉब आपका बन चुका हुआ है, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ डिवाइड होना, एंडोडर्म आपका बन चुका। फिर काउडल एंड से, ये आपका काउडल एंड, ये आपका सिफेलिक एंड, काउडल एंड से छोटे छोटे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, छोटे छोटे सेल्स फॉर्म हो रहे हैं जो आपस में क्लस्टर होकर के मीजोडर्म की लेयर को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। इट कैन ऑल्सो फॉर्म्ड एज, ये क्या है आपका लेयर के फॉर्म में भी बनता है और क्लस्टर यानी एक साथ झुंड के फॉर्म में भी रहता है और लेयर के फॉर्म में भी रहता है, ठीक है ना। सो आपकी मीजोडर्म की लेयर फॉर्म हो गई, जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डेवलप करने में हेल्प करेगी, जैसे कि आपका हार्ट हो गया। और नाउ द थर्ड लेयर विल बी फॉर्म नोन एज एक्टोडर्म। अब हम थर्ड लेयर की तरफ में बढ़ते हैं, एक्टोडर्म फॉर्म होगा। अब जो जितने भी अब एम्ब्रॉयनल नॉब में जब रिमेनिंग सेल्स बच रहे हैं, जो कि अभी तक डिवाइड नहीं हुए हैं, कुछ सेल्स डिवाइड होकर के आपके एंडोडर्म बनाए थे, कुछ सेल्स डिवाइड होकर के आपके मीजोडर्म्स बनाए थे। अब जितने रिमेनिंग सेल्स बच रहे हैं एम्ब्रॉयनल नॉब में, दे विल डिवाइड वंस अगेन, वो सेल्स जो होंगे फिर से डिवाइड होंगे एंड फॉर्म सम न्यू सेल्स फॉर्म करेंगे। एंड ट्रोपोब्लास्ट के चारों तरफ में वो नए सेल्स डिवाइड होकर के एक लाइन बना लेंगे, एक लेयर बना लेंगे, एंड दिस लेयर विल बी कॉल्ड एज एक्टोडर्म। इसे हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्म कहेंगे, ठीक है ना। यू कैन सी दिस फिगर, आपका एंडोडर्म फॉर्म हो गया है। इसके बाद क्या होगा, जितने सेल्स आपके बच रहे हैं, मीजोडर्म फॉर्म हो गया, जितने सेल्स आपके बच रहे हैं वो अगेन आपके फिर से डिवाइड होंगे और इसके चारों तरफ में, ट्रोपोप्लास्ट के चारों तरफ में एक और लेयर डेवलप करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्टोडर्म। यू कैन सी हियर द येलो लाइन लेयर जो आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी किसकी है, एक्टोडर्म की लेयर है, ठीक है। तो तीनों लेयर्स जो हैं वो आपकी फॉर्म हो गई हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म जो है, एंडोडर्म है जो एलिमेंट्री कैनाल डेवलप करेगी, मीजोडर्म जो है सर्टेन ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लीवर, ये सब डेवलप करने में हेल्प करेंगे, उनके आउटर लाइनिंग्स डेवलप करने में हेल्प करेंगे, और जो एक्टोडर्म है वो बाहर आपके बॉडी स्ट्रक्चर को डेवलप करने में, एक्सटर्नल ऑर्गन्स को डेवलप करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपकी ये तीनों लेयर्स फॉर्म हो गई हैं, ऑर्गन्स अब फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं।
Now when the ectoderm form, the space between ectoderm and chorionic villi will be filled with a cavity known as amniotic cavity. अब जब तीनों लेयर फॉर्म हो गई है तो इन तीनों लेयर और क्रोनियनिक विलाई, अब यहाँ पे क्या क्रोनियनिक विलाई जो था ही, अब ये सारी लेयर्स जो थी यहाँ पे लेट मी शो यू इन विद एन अनदर फिगर, या ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, ये दिस वाज द सेल, यहाँ पे क्रोनियनिक विलाई था, सारी जो थी एक आपका एक्टोडर्म फॉर्म हो गया ट्रोपोब्लास्ट के साथ में, दिस वाज द ट्रोपोब्लास्ट, एक्टोडर्म फॉर्म हो गया, मीजोडर्म फॉर्म हो गया, एंडोडर्म फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये स्पेस जो आपकी अब खाली बच रही है, दिस स्पेस विल बी कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी, इसे हम क्या कहेंगे, एमनियोटिक कैविटी कहेंगे। और ये आपकी जो खाली स्पेस है, दिस विल बी यूज्ड एज, बाद में इसको क्या करेंगे, साइज में इंक्रीज करेगा, एम्ब्रियो को पूरी तरीके से कवर कर लेगा, ठीक है ना। ये जो खाली स्पेस अब बच रहा है, क्योंकि पूरे सेल्स यहाँ पे गायब हो चुके हैं, जो खाली स्पेस बच रहा है, दिस स्पेस विल बी कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी विच विल गेट बिगर इन साइज, एंड ये क्या करेगा, साइज में बाद में बड़ा होगा और पूरे एम्ब्रियो को क्या करेगा, कवर कर लेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का फॉर्मेशन हो गया, तीनों जर्म लेयर्स फॉर्म हो गई हैं, आपका एमनियोटिक कैविटी भी डेवलप हो गई है, जिसके अंदर में फ्लूइड फिल्ड होगा, वो कहलाएगा आपका एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि पूरे जेस्टेशन पीरियड में एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्लेसेंटा। Placenta, it is a mechanical and physiological connection between maternal and fetus tissue. प्लेसेंटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि मैकेनिकली और फिजियोलॉजिकली कनेक्शन होता है मदर और फीटस के बीच का, ठीक है ना। सर्टेन टिश्यूज़ के थ्रू मदर और फीटस के बीच का जो कनेक्शन होता है, जिसके थ्रू फीटस जो होता है वो मदर के सारे फूड हो गया चाहे वेस्ट मटेरियल एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हैं, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। फीटस इज कनेक्टेड टू मैटरनल पार्ट थ्रू प्लेसेंटा। फीटस क्या होता है, मदर के साथ में जो जिस पार्ट के थ्रू कनेक्ट होता है उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा का वेट की अगर हम बात करें तो इट इज़ 500 ग्राम का होता है, एंड इट हैज़ 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज फीटल पार्ट मेड बाय क्रोनियनिक विलाई। जो क्रोनियनिक विलाई है वो आपका फीटल पार्ट का प्लेसेंटा जो फीटल पार्ट का होता है, और मैटरनल पार्ट का जो प्लेसेंटा होता है दैट इज कॉल्ड एज डेसिडुआ पार्ट। एंड डेसिडुआ पार्ट जो होता है अगेन 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। सो अगर हम इफ़ वी टॉक अबाउट द फीटस का अगर हम प्लेसेंटा की बात करें तो आपकी क्रोनियनिक विलाई होती है, क्रोनियनिक विलाई को हम फीटस प्लेसेंटा कहते हैं। और मदर की अगर हम प्लेसेंटा की बात करें तो आपका डेसिडुआ पार्ट होता है, जो कि अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट वन इज नोन एज डेसिडुआ पेरिक्टालिस, द सेकेंड इज डेसिडुआ बैसिलस, एंड थर्ड इज डेसिडुआ कैप्सुलरीज, ठीक है। पहला क्या होता है आपका डेसिडुआ पेरिक्टालिस, सेकेंड इज डेसिडुआ कैपिलरीज, एंड थर्ड इज डेसिडुआ बैसिलस। यू कैन सी इन द फिगर, दीज आर द मैटरनल प्लेसेंटा, जिसे हम क्या कहते हैं, मैटरनल प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। फीटस इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा बाई एम्बिलिकल कॉर्ड विच इज़ 12 to 24 इंचेस लॉन्ग। एक एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा जो होता है फीटस का वो कनेक्ट होता है, जो कि 12 to 24 इंचेस लॉन्ग होती है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका, एम्बिलिकल कॉर्ड का, दे प्रोवाइड नरिशमेंट फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। मदर से जितनी भी नरिशमेंट होती है एम्ब्रियो तक वो ट्रांसफ़र करती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इसी के थ्रू होते हैं। हार्मोन्स का सीक्रेशन जैसे प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ह्यूमन क्रोनियनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन्हीं के थ्रू एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा एक्ट एज बैरियर्स। प्लेसेंटा एक बैरियर के जैसे भी वर्क करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जैसे कि IgG पास्ड फ्रॉम मदर टू फीटस, जो आपकी पैसिव इम्यूनिटी होती है मदर से फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू ही ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने में भी प्लेसेंटा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो दिस इज़ द फिगर ऑफ प्लेसेंटा। इस तरीके से आपका जो एग है, एग का जो क्रोनियनिक विलाई है, दिस इज़ कॉल्ड द, ये आपका क्रोनियनिक विलाई जो होता है वो आपका कहलाता है फीटस का
प्लेसेंटा कहलाता है, ये फीटस का प्लेसेंटा कहलाता है। एंड जो मदर का प्लेसेंटा होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका डेसिडुआ बैसिलस, जो कि सबसे मेन पार्ट होता है प्लेसेंटा का, मदर मैटरनल का मेन पार्ट होता है। तो डेसिडुआ बैसिलस वो पार्ट होता है जितने पार्ट में आपके जो क्रॉनियनिक विलाई है, जितने पार्ट में मैटरनल ब्लड से अटैच्ड है। दिस इज द एंडोमेट्रियम वॉल, ये आपकी एंडोमेट्रियम वॉल है, ये बाहर वाली आपकी मायोमेट्रियम वॉल है। जितने पार्ट में क्रॉनियनिक विलाई आपकी एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर में एम्बेडेड है, उतने पार्ट को हम कहेंगे डेसिडुआ बैसिलस। उसे क्या कहेंगे? डेसिडुआ बैसिलस। उसके सिवा जितना पार्ट बच रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डेसिडुआ पेरिक्टालिस, उसे हम क्या कहेंगे? पेरिक्टालिस कहेंगे, विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद क्रॉनियनिक विलाई। वो क्या होती है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो क्रॉनिक विलाई के साथ कनेक्ट नहीं है, दिस विल बी कॉल्ड एज डेसिडुआ पेरिक्टालिस। द थर्ड इज डेसिडुआ कैपिलरीज। ये क्या करता है? ये पार्ट जो होता है वो पूरी तरीके से एम्ब्रायो एग को कवर करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है? पूरी तरीके से जितना पार्ट कवर कर रहा है प्लेसेंटा, उसे हम कहेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरीज। क्या कहेंगे? उसे हम कैप्सुलरीज कहेंगे। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। ये आपका प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट इज पार्चुरेशन। अब क्या है? जेस्टेशन पीरियड इसी तरीके से आपके पूरे जेस्टेशन पीरियड्स कंप्लीट करते हैं, देन पार्चुरेशन का टाइम आता है, यानी एक्सपेलिंग ऑफ बेबी। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग ऑफ द फुली फीटस फ्रॉम द मदर यूट्रस आफ्टर जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड के ख़त्म होने के बाद में जब फीटस को बाहर एक्सपेल आउट करने का टाइम आता है, देन इट इज़ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। इसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। इसमें प्रोसेस में क्या होता है? फुली फॉर्म फीटस एंड प्लेसेंटा फर्स्ट रिलीज अ फैक्टर। क्या होता है? प्लेसेंटा और जो फुली फॉर्म फीटस होता है वो एक फैक्टर रिलीज करता है, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज फीटल इंजेक्शन फैक्टर। फीटल इंजेक्शन फैक्टर एक रिलीज करता है। दिस फैक्टर रीचेस टू मैटरनल ब्लड। ये फैक्टर मैटरनल ब्लड तक पहुंचता है एंड रिलीज हॉर्मोन्स, कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है बाय माइल्ड यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस जिसके कारण में यूट्रस में क्या होता है? थोड़ा छोटा सा हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी यूट्रस क्या होती है? आपकी श्रिंक करना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फीटल इजेक्शन फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका फीटस या प्लेसेंटा एक फैक्टर रिलीज करता है, वो फैक्टर जैसे ही मैटरनल ब्लड के पास पहुंचता है तो यूट्रस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, श्रिंक करने लगता है यूट्रस, एंड ये प्रोसेस आपका फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहलाता है। ठीक है, आफ्टर दैट नाउ ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन इज रिलीज्ड। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो होता है इसके कारण रिलीज होने लगता है फ्रॉम मैटरनल पिथ, मैटरनल की तरफ से, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से क्या होता है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही रिलीज होता है यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो इंक्रीज होता है, श्रिंकेज ऑफ यूटेराइन वॉल जो होती है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, ज़्यादा श्रिंक करने लगती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज लेबर पेन। इसे हम क्या कहते हैं? लेबर पेन कहते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट होता है, मैटरनल की जो मदर की जो यूटेराइन वॉल होती है उसमें ज़्यादा बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, और ये आपका लेबर पेन कहलाता है। ठीक है, नाउ द फीटस इज पुश्ड फ्रॉम मदर्स बॉडी। फीटस जो होती है वो मदर की बॉडी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा तेज होता है, तो फीटस को उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण फीटस जो होता है वो मदर की बॉडी से कर्विक्स रीजन में, वेजाइना के थ्रू होते हैं, कर्विक्स रीजन में पुश होना स्टार्ट हो जाता है एंड स्टार्ट्स डायलेटिंग टू द रिलैक्सिन हार्मोन। और उसके बाद क्या होता है? जैसे कर्विक्स में पहुंचता है वहाँ से रिलैक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड रिलैक्सिन हार्मोन के सीक्रेशन के कारण में जो फीटस होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर निकल आता है। नाउ द प्लेसेंटा विल ऑल्सो बी लॉस्ट। उसके कारण प्लेसेंटा, इसके बाद क्या हो जाता है? प्लेसेंटा वहाँ से लॉस्ट हो जाता है फीटस के पास से। एम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो कट कर दी जाती है। जो एम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के साथ जो अटैच्ड होती है उसे क्या करते हैं? हम कट कर देते हैं वहाँ से। ठीक है ना, तो एम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दी जाती है, प्लेसेंटा जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है, और जो फीटस होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, सो 2 हार्मोन्स इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पहला हार्मोन है रिलैक्सिन, आपका ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, और दूसरा है रिलैक्सिन हार्मोन। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस से कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, जिसके कारण फीटस बाहर आ जाता है, और रिलैक्सिन हार्मोन जैसे फीटस कर्विक्स में पहुंचता है, रिलैक्सिन हार्मोन उसको हेल्प करता है फीटस को कर्विक्स से बाहर एक्सपेल आउट करने के लिए। ओके, सो दिस वाज अबाउट पार्चुरेशन। द नेक्स्ट इज लैक्टेशन। सो लैक्टेशन
is the period which starts after the when the baby comes out. जैसे ही gestation period ख़त्म हो जाता है, बेबी एक्सपेल आउट हो जाता है मदर के यूट्रस से, तो आफ्टर दैट लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है. द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ऑफस्प्रिंग. जो ऑफस्प्रिंग आया है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए मदर के फीमेल की बॉडी में जो सर्टेन मैमरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें से मिल्क का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है. इस प्रोसेस को हम लैक्टेशन कहते हैं. ठीक है, तो लैक्टेशन जो होता है वो 2 फेज़ में डिवाइडेड होता है. पहला फेज़ होता है फॉर्मेशन या सीक्रीशन, मिल्क सीक्रीशन बाय एल्व्यूलाई. एल्व्यूलाई के थ्रू सर्टेन मिल्क का सीक्रीशन होता है. और सेकेंड पीरियड होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क इजेक्शन होता है. ठीक है ना. तो फर्स्ट जो मिल्क सीक्रीशन होता है उसमें क्या होता है, एल्व्यूलाई मैमरी ग्लैंड में जो एल्व्यूलाई प्रेजेंट होता है. मैमरी ग्लैंड जो होता है वो आपके ब्रेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है. फीमेल के ब्रेस्ट रीजन में मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें एल्व्यूलाइज होते हैं. उन एल्व्यूलाइज में प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण मिल्क का प्रोडक्शन बिगिन हो जाता है. ठीक है ना. तो मैमरी ग्लैंड्स में जैसे ही आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन स्टिमुलेशन बनना यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही मिल्क जो होती है वो एल्व्यूलाइज में क्या होती है, मिल्क का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. प्रोलैक्टिन सिक्रीशन जो होता है स्टिमुलेट व्हेन द प्रोजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन लेवल बिकम्स लो. जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल कम, अब क्योंकि बेबी जो है वो एक्सपेल आउट हो गया है तो एंडोमेट्रियम वॉल की अब ज़रूरत नहीं है, तो प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो डाउन होने लगता है. और जैसे ही वो डाउन होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा और मिल्क प्रोडक्शन भी जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टोजेनेसिस. ठीक है. सेकेंड फेज इसमें होता है मिल्क इजेक्शन. अब प्रोडक्शन जो है मिल्क आपका एल्व्यूलाइज के अंदर में डेवलप हो गया है. इजेक्शन के लिए यानी बाहर निकालने के लिए इसमें क्या होता है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन हेल्प करता है, जो कि मैमरी ग्लैंड्स की जो मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करता है, एंड जिसके कारण मिल्क जो होता है वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर निकलता है. ठीक है. जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जो कि थिक येलो कलर का होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, जो कि बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द लैक्टेशन. आई होप दिस इज़ द क्लियर टू यू. नाउ हियर द चैप्टर एंड्स. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.